नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। मैं मनोज सर। जैसा कि आपने को बोर्ड पे देख के पता चल गया होगा कि आज हम हमारा हिंदी का अगला कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हमें विकारी शब्दों में संज्ञा को कर लिया था, सर्वनाम को कर लिया था, जो हमारी पिछली वीडियो में आपको भेज दिए गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताना। तो यहाँ विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले तो उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे चंचल बालक। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या है? बालक की जो क्या विशेषता है कि वो चंचल है। तो चंचल क्या है? इसकी विशेषता है, चंचल विशेषता है। उसी तरह काली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काले रंग की है, तो काला क्या हो जाएगा? उसका विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था विशेषण। जो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखो, हमें ये पता चले चंचल बालक की विशेषता है, काला रंग जो गाय की विशेषता है। तो बालक क्या है और गाय क्या है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विशेष्य। बालक को क्या कहेंगे हम? विशेष्य। ठीक है, और गाय में हमारी क्या हो जाएगी? विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या हो जाती है? विशेषण की तो हमने पढ़ ली, विशेषण के साथ विशेष्य का पता होना चाहिए। तो विशेष्य क्या हो जाएगा हमारा? जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो साथ में हमारी दूसरी परिभाषा क्लियर हो गई है विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो हमारा विशेष्य कहलाता है। तो हमारा चंचल शब्द यहाँ पर क्या था? विशेषण था, विशेषता बता रहा था। किसकी विशेषता? बालक की। तो बालक क्या हो जाएगा? विशेष्य शब्द है। तो ये बात याद रखने वाली है कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो हमारा विशेष्य हो गया जो विशेषण शब्द जिस शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। किसकी? भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो जैसे इसका नाम है वैसे ही काम होगा इसका। गुणवाचक, गुण क्या? जो गुणों की विशेषता बताए। जो विशेषण शब्द जिनसे शब्दों से किसी के गुण, दोष, ठीक है, अवस्था आदि का पता चले वो गुणवाचक विशेषण हमारा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन विशेषण शब्दों से, इसकी परिभाषा में यहाँ लिखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम दोनों आते हैं ना। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम क्यों रखा? क्योंकि विशेषण किसी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी के, तो संज्ञा सर्वनाम काट भी सकते हैं, किसी के गुण, दोष, ठीक है, अवस्था, स्थिति, जिन विशेषण शब्द किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का पता चले, ठीक है, आदि का बोध हो, गुण, दोष, अवस्था, स्थिति। और हम क्या क्या कह सकते हैं इसमें? हम और कह सकते हैं रूप, रंग, आकार। गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का आदि भी आदि का बोध होता है। ठीक है,
तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी निश्चय शब्दों से किसी के गुण दोष अवस्था स्थिति रूप रंग आकार का बोध होता है, यानी इनकी विशेषता ऐसी विशेषता का पता चले वो क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे हम कह दें मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार लड़का है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ईमानदार किसी लड़के की विशेषता है, ठीक है, तो लड़का से बताया मोहन ईमानदार लड़का है, तो उसकी विशेषता हमारी क्या आ जाएगी ईमानदार हो जाएगी। वह योग्य है, योग्यता उसकी विशेषता हो जाएगी। रूप वह काला है, उसकी काला रंग के आधार पर विशेषता हो जाएगी। तो इनको भी अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ लिखे गुणवाचक विशेषण को छोटे छोटे शब्दों में बांटे, जैसे गुण के आधार पर विशेषता बताए, ठीक है, गुण के आधार पर जैसे योग्य है, परिश्रमी है, मेहनती है, और क्या है दोष के आधार पर योग्यता बताए, जैसे दोष बताए वह अच्छा है, वह बुरा है, आलसी है, अयोग्य है, बेईमान है, तो उसी गुण के आधार पर विशेषता हो जाएगी जो हमने यहाँ पढ़ी। अवस्था के आधार पर देखें हम कि वह अवस्था आगे है, अवस्था के आधार पर उसकी विशेषता, अवस्था के आधार पर उसकी विशेषता, अवस्था आधार पर क्या हो जाएगा कि वह बलवान है, कमज़ोर है, उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पता चलेगा कि वो बलवान है, कमज़ोर है, अमीर है, गरीब, उसकी स्थिति कैसी अवस्था, उसकी स्थिति के अनुसार भी हो जाएगी उसकी स्थिति कैसी है। स्थिति में हम क्या क्या डाल सकते हैं, अगला, जैसे हमारे वो आगे है, अगला है, पिछला है, दाएं है, बाएं, उसकी स्थिति के अनुसार विशेषता हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ बात पढ़ी कि गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्थिति के आधार पर, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, ऐसे आधारों पर जो विशेषता बताई जाती है वो कौन से के किसके अनुसार होती है, गुणवाचक विशेषण उसमें होता है। तो गुणों के आधार पर, दोष के आधार पर, अवस्था स्थिति जो भी है, इन सभी को जो हमने यहाँ लिखा है इनके आधार पर जो विशेषता होती है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। तो पहला हमारा जो भेद है गुणवाचक विशेषण, ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका दूसरा भेद कौन सा है, गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया। दूसरा इसका जो भेद है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जो संख्या के आधार पर विशेषता बताए, ठीक है, जो विशेषण संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक क्या है, जैसे अब इसकी परिभाषा सिंपल लिखे हम सीधा, जो विशेषण संख्या के आधार पर विशेषता बताए, ठीक है। तो संख्या के आधार पर संख्या कैसे होती है, जैसे 1 है, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4 क्या हमारी संख्या है, संख्यावाचक के आधार पर हमारी, और है इसके जैसे तीसरा, दुगुना, ऐसी जो विशेषता बताई संख्या के आधार पर वो हमारी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में इसमें किसके दो भेद हमारे माने जाते हैं संख्यावाचक विशेषण के। इसमें दो कौन से होंगे, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं हमारे। एक होगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा कौन सा होगा अनिश्चित। दूसरा कौन सा होगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसमें देखो आप, निश्चित जैसा नाम है उसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, इसमें किसका होगा निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्या का बोध होगा। और अनिश्चित में संख्या का हमें निश्चित बोध नहीं होगा, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, ठीक है। इनमें अंतर भी आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हमारे हैं, एक में निश्चित संख्या का बोध होता है और दूसरे में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित में क्या है, जैसे हम कह दें एक पुस्तक, 5 खिलाड़ी, 5 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, ठीक है, 12 आदमी, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पर
12 लोग आए हुए हैं तो 12 उनकी निश्चित संख्या हो जाएगी। तो जो जहाँ पर निश्चित का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, ये निश्चित है। जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 1, 2, 4, तीसरा, चौथा आदि सभी इसी में आते हैं। अनिश्चित में क्या होगा? जिसमें संख्या का हमें निश्चित बोध नहीं होता। जैसे हम यहाँ इसी को देख लें, यहाँ हम लिखते हैं 4 पुस्तकें, 4 पुस्तकें, तो ये तो हमारी निश्चित है। यहीं हम इस अनिश्चित के आगे लिखते हैं कुछ पुस्तकें। समझ रहे हो ना? निश्चित में क्या है? 4 पुस्तकें हमारी निश्चित है, कुछ पुस्तकें हमारी अनिश्चित है। जैसे हम कहते हैं कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, ये निश्चित हो जाएगा, 10 विद्यार्थी हैं, निश्चित है। और हम कहते कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो हमारा कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो निश्चित और अनिश्चित में ये अंतर है। तो संख्यावाचक विशेषण हमारा कंप्लीट हो जाता है कि जो विशेषण संख्या के आधार पर विशेषता बताए, जैसे 1, 2, 4, कुछ, कई, ठीक है। और इसमें भी 2 भेद आ जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित संख्यावाचक इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। उदाहरण देते हैं, 4 पुस्तकें निश्चित हो जाएगा, कुछ पुस्तकें हमारी अनिश्चित हो जाएगा। ये तो था हमारा दूसरा भेद। इसी पर हमारा तीसरा भेद आता है। तीसरा भेद कौन सा है? पहला हमने पढ़ लिया गुणवाचक, दूसरा हमने पढ़ लिया संख्यावाचक। तो तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? तो जैसे हमने संख्या का बोध किया था निश्चित, तो तीसरा, तो इसमें क्या नाप तोल का बोध होता है। जो विशेषण शब्द नाप तोल से संबंधित विशेषता बताए, ये तो मैं अपना सीधा सिंपल जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। विशेषता थोड़ी परिभाषा में हम इन शब्दों को और अच्छे तरीके लिख सकते हैं। जो विशेषण शब्द नाप तोल से संबंधित विशेषता बताए, तो नाप तोल में क्या आता है? तो इसकी हम परिभाषा को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ, तो नाप तोल किसका होगा? वस्तु या पदार्थ का होगा, ठीक है। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु, पदार्थ आदि के नाप तोल से संबंधित विशेषता बताए, क्योंकि ये वस्तु और पदार्थ को नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक है। तो संख्या और इसमें थोड़ा सा बाद में डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु, पदार्थ आदि के नाप तोल से संबंधित विशेषता बताए, तो नाप तोल में क्या आता है? जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो ये नापा जा रहा है इसको। और हम देखते जैसे 4 किलो आम, ठीक है। तो ये क्या है? नापते हम इनको या तोलते हैं। तो कपड़े से नापते, 2 मीटर कपड़ा हो गया, 4 किलो आम हो गया, तो ये नाप तोल संबंधी विशेषता है, ठीक है। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के नाप तोल से संबंधित विशेषता को बताए, वो कौन सा होता? हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जैसे हमने वो पढ़ा था संख्यावाचक, उसी तरह परिमाण में इसके भी 2 भेद हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा हमारा इसी का दूसरा पार्ट क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो वही बात यहाँ हो गई। इसमें निश्चित का बोध होता है, जिसमें जो हमारा परिमाण है नाप तोल निश्चित बोध हो। इसमें क्या होता है? निश्चित बोध होता है, निश्चित ज्ञान होता है, बोध कह दे, ज्ञान कह दें होता है। और इसमें क्या है? अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित ज्ञान होता है, ठीक है। तो इनकी परिभाषा सेम ही है। जो परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं, जो विषय से किसी वस्तु पदार्थ के नाप और समय निश्चित हमें ज्ञान दे, अनिश्चित का बोध कराएं, निश्चित संख्या का बोध कराएं, संख्या नहीं कह सकते हम, निश्चित नाप तोल का बोध कराएं। और अनिश्चित में इसमें अनिश्चित हो, जैसे हम कह दें, यहाँ मैंने कह दिया 4 मीटर कपड़ा, तो हम यहाँ कह दें कुछ कपड़ा, ठीक है, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर में तो कोई भी आ सकता है, मैं निश्चित नहीं है। और 4 मीटर हमारा निश्चित है। हम जैसे यहाँ एक और उदाहरण लें वाक्य के आधार पर, जैसे बाल्टी में 2 लीटर
बाल्टी में 2 लीटर दूध है। ठीक है, यहाँ दूसरा हम कह दें बाल्टी में थोड़ा दूध है। अब देखो 2 लीटर तो निश्चित है, थोड़ा दूध इसमें थोड़े में कुछ कितना भी हो सकता है। तो बाल्टी में 2 लीटर दूध ये निश्चित परिमाणवाचक है और बाल्टी में थोड़ा दूध है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो ये इसका अंतर भी आ गया। अभी निश्चित में निश्चित ज्ञान होता है और अनिश्चित में अनिश्चित ज्ञान होता है। अब ये बात हमें सोचनी है कि परिमाणवाचक और हमने इससे पहले पढ़ा संख्यावाचक। इसको ध्यान रखना, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं वो तो आएंगे संख्यावाचक में, और जिनको हम तोलते और नापते हैं वो आएंगे परिमाणवाचक में। ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे हम आगे कोई हमारे एग्जाम में उदाहरण आ जाता है, जैसे गिलास में थोड़ा पानी है तो पानी क्या नापते या तोलते हैं तो कौन से परिमाण में चला जाएगा। ठीक है, या हम कह दें कि उसके पास 10 पेन हैं तो वो हो जाएगा निश्चित रूप से उनको काउंट करते हैं। तो इसका मैंने डिफरेंस बता दिया परिमाणवाचक का और संख्यावाचक का, कि जिनको हम नापते तोलते हैं वो परिणाम में आएगा, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी इसको गिनते हैं गिन सकते हैं वो हमारा इसमें संख्यावाचक में आएगा। तो ये तो था हमारा तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद में हम चौथा भेद पढ़ते हैं। इसका जो विशेषण का है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। इसका बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ याद करने का। तो उसमें क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी विषय में संकेत पाया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए तो यानी संकेत करते हैं। कैसे? एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे संकेत में हम क्या करेंगे, इशारा करते हैं, निश्चित बताते हैं। जैसे यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। तो यह क्या है? सर्वनाम शब्द है और इशारा कर रहा है कि यह घर हमारा है। तो इसमें क्या है? सार्वनाम विशेषण है। अब इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जब जो सर्वनाम शब्द है संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ तो अगर परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्द किसी विषय में संकेत पाया जाए। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वहाँ कौन सा हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसकी एक और परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताना शुरू कर देते हैं, यानी वैसे तो सर्वनाम का कार्य करते हैं संज्ञा स्थानों प्रयोग होते हैं, लेकिन जब वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, यानी सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करने लग जाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण हमारे हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दें हम, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाया जाए, यहाँ बुलाया जाए या बुलाते हैं। ठीक है, बुलाया जाए। अब देखो पीछे को बोलो उस व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति को तरफ संकेत किया गया है, उस व्यक्ति की विशेषता है। पीछे वो 5 हो 7 हो 10 व्यक्ति बैठे हो, हमने निश्चित किया जाए उस व्यक्ति को बुलाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाए? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक इस ट्रिक के माध्यम में हम याद कर सकते हैं, जब सर्वनाम और संज्ञा इकट्ठे प्रयोग होते हैं, यहाँ भी देख लो आप, जब संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा के साथ इकट्ठा प्रयोग होता है, संकेत करता है, तो वहाँ पर सार्वनाम विशेषण हो जाता है। सबसे आसान इसका ट्रिक है कि जब संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है और वो संज्ञा की तरफ संकेत करता है, यानी वो इशारा करता है, तो वहाँ पर सार्वनाम विशेषण हो जाता है। सबसे आसान तरीका है। और जैसे और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यह घर मेरा है, हम कह सकते हैं। और इसमें उदाहरण में क्या लेंगे हम, जैसे क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। ठीक है, यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है। तो पुस्तक के साथ यह सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये तो हमारे सार्वनामिक विशेषण नंबर 4 पे। अब आता है एक और, इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनता हमारा।
विशेषण शब्द कर लिया हमने, विशेषण के 4 भेद हैं, ये भी पढ़ दिया। कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुण इसके संख्यावाचक के और परिणाम के दो हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है, अगर इसको हम हटा दें, पर विशेषण किसे कहते हैं? क्या होता है? पर विशेषण क्वेश्चन आता है। पर विशेषण शब्द, पर विशेषण, ये तो था हमारा विशेषण, विशेषण से उपसर्ग लगा पर विशेषण। पर विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? पर विशेषण। यानी विशेषण से भी आगे चले जाए तो हम कह दें मोहन, उदाहरण लेते हैं इसका, मोहन बहुत चालाक है, मोहन बहुत चालाक है। तो अब देखो, मोहन चालाक है, चालाक उसकी विशेषता है। अब चालाक की विशेषता क्या है? बहुत चालाक है। बहुत क्या हो गया? उस विशेषण की भी विशेषता, जब विशेषण की विशेषता बताया जाए वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा पर विशेषण हो जाता है। समझ गए आप? और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण इसका ले लेते हैं, जैसे दिनेश अब बिल्कुल स्वस्थ है। दिनेश अब बिल्कुल स्वस्थ है। अब स्वस्थ है वो तो उसकी क्या है? विशेषता है। स्वस्थ क्या है? विशेषता है। अब स्वस्थ की विशेषता क्या है? बिल्कुल, ठीक है। मोहन, दिनेश अब स्वस्थ है, स्वस्थ है ना, उसका भी पहले बीमार था, अब स्वस्थ हो गया, ठीक है, अब उसकी भी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा पर विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे पर विशेषण हम कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक हमारा और आता है, विशेषण में उद्देश्य विधेय की क्या स्थिति है, ठीक है। उद्देश्य विधेय अपने अगर पढ़े होंगे, उद्देश्य क्या होता है? जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय कहता है उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। तो उद्देश्य और विधेय में क्या होगा? उद्देश्य विशेष हम पहले पढ़ते हैं, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं? और होते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण ये स्थिति है, ये किसी पेपर एग्जाम में पूछ सकते हैं कई बार। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है वाक्य का, और विधेय क्या होता है? वाक्य की क्रिया होती है। यानी जब पहले जब इसका प्रयोग हो, उद्देश्य में क्या आएगा हमारा? विधेय विशेषणों से पूर्व लगने वाले, ठीक है, विशेषणों से पूर्व लगने वाले विशेषण, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्यकर्ता की जो विशेषता है, तो विशेष्य जो शब्द है उससे अगर पहले विशेषण लगता है तो उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। और विशेष्य के अगर बाद लगता है, विशेष्यों के बाद लगने वाले विशेषण, ये कौन से होंगे? विधेय विशेषण होंगे। उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता से नहीं, जो मुख्य उससे पहले लगता है संज्ञा से, और जब बाद में लगता है तो विधेय विशेषण हो जाता है। तो उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषणों से पूर्व लगते हैं। और विधेय विशेषण कौन से होते हैं? जो बाद में लगते हैं। जैसे हम उदाहरण इसका लिख दें, ऊपर हम जैसे लिख भी रखा चंचल बालक, तो बालक से पहले चंचल शब्द प्रयोग हुआ है, का गाय से पहले का, तो ये क्या है? उद्देश्य विशेषण हमारे। कौन से? हमारे उद्देश्य विशेषण है। जैसे हम और भी उदाहरण लेते हैं उद्देश्य के, जैसे अच्छा लड़का, तो क्या है? उद्देश्य विशेषण है। आगे जैसे काली गाय, सफ़ेद गाय, ठीक है, सफ़ेद बाघ, सफ़ेद घोड़ा, ये सारे क्या पहले प्रयोग हो रहे हैं, तो कौन से होंगे? ये उद्देश्य विशेषण होंगे। इसी तरह विधेय विशेषण में क्या होगा? ये मुख्य रूप से जैसे ये फल मीठे हैं, ये फल मीठे हैं, अब फल पहले आ गया, उसकी विशेषता मीठे शब्द बाद में आ गया, कौन किस में आ जाएगा? विधेय विशेषण में आ जाएगा। जैसे हम और उदाहरण ले, जैसे मोहन ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? उसकी विशेषता है, उसके बाद में आई है। तो इतना अंतर है इसमें। उद्देश्य विशेषण होते हैं जो विशेषणों से पूर्व लगते हैं, और
विधेय विशेषण में होते हैं जो विशेष्य के बाद में लगते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा विशेषण का टॉपिक जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम क्या करें, एक विशेषणों का तुलना प्रयोग होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता कई बार तुलना के दृष्टि से, एक क्वेश्चन आता है, कई एक बार आया भी था, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था मेरा आइडिया से एक बार ये एच स्टेट में आया था, कितनी होती है भी तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, प्रश्न आया था। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं विशेषण की होती हैं भाई, 3 अवस्थाएं, जिसको हम इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर 3 अवस्थाएं बोली जाती है। तो विशेषण की तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है हमारी होगी मूलावस्था, और दूसरी होगी हमारी उत्तरावस्था, और तीसरी हमारी होगी उत्तम अवस्था। कौन सी होगी हमारी? उत्तम अवस्था। तो ये 3 डिग्रियां हैं। मूलावस्था जो इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, या यहाँ अवस्थाएं बोल जाएंगे। इसमें 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब मूल अवस्था में क्या होते हैं इसमें, तो ये साथ का एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था कि तुलना के विचार से या दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक क्वेश्चन पहले आया भी था एच स्टेट में हमारे, तो 3 अवस्थाएं कौन से? मूलावस्था है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है। मूल अवस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति की सीधी विशेषताएं बता दी जाती है। मूल अवस्था में क्या होगा हमारा कि इसमें किसी पर तुलना नहीं होती, यानी जिसकी जो विशेषता वो सीधी बताई जाए, तुलना नहीं होती। तो सीधा मैं इसको इतना ही मैं लिख रहा हूँ कि मूलावस्था में विशेषण किसी दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं होती। जैसे हम कह दें वह बालक चंचल है, तो हमने उदाहरण लिया वह बालक चंचल है, सिंपल चीज़ है, सामान्य चीज़ें हैं कि उसकी विशेषता बता दी। उत्तरावस्था में क्या है? दो पदार्थों, व्यक्तियों या जो भी वाक्य में जो उनकी तुलना की जाती है, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि तुलना नहीं होती, दूसरा में क्या है? तुलना की जाती है। अब इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाएं कि वह बालक रमेश से चंचल है। ठीक है, पहले में इसकी तुलना नहीं थी, अब इसके रमेश के साथ क्या कर दी? तुलना कर दी, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, कि वह रमेश से ज़्यादा चंचल है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? 2 से अधिक यानी बहुत ज़्यादा। यहाँ 2 सत्र की थी, 2 व्यक्तियों की थी, 2 वस्तुओं हो सकती है। यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है। 2 से ज़्यादा के साथ तुलना की जाए, 2 से अधिक की तुलना की जाती है। 2 से ज़्यादा की करें तब क्या होगा? अब इसी बात हम आगे बढ़ाएं कि वह बालक सबसे चंचल है। समझ गए? पहले हमने क्या, वह बालक चंचल है। दूसरा हमारी उत्तरावस्था की वह रमेश से चंचल है। उत्तमावस्था क्या आ गई? वह सबसे चंचल है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट उसका टॉपिक बच जाता हमारा विशेषण का कि ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। 3 अवस्थाएं मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, या ये कह दें विशेषण कौन सी अवस्थाएं, 4 ऑप्शन दे दें, कोई अलग से नाम डाल दे जो नहीं होता, ये पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारा लास्ट इसकी विशेषण का टॉपिक। इसके बाद विशेषण हमारे बनाए भी जाते हैं, विशेषण की रचना करते हैं। कुछ शब्द अपने मूल अवस्था में यानी हर स्थिति में ही विशेषण होते हैं। कुछ सर्वनाम से बनाए जाते हैं, कुछ संज्ञा से बनाए जाते हैं और कुछ क्रिया से बनाए जाते हैं। ऐसे जो शब्द हैं उनकी रचना भी की जाती है। तो विशेषण की रचना के शब्द भी ये तो हमें बुक में पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हम कह दें संज्ञा से, जैसे बनारस संज्ञा शब्द है। विशेषण की रचना, हम इस टॉपिक को पढ़ें, विशेषण की रचना। ठीक है, तो बहुत से तो स्वतंत्र होते हैं,
और संज्ञा से बनाए जैसे बनारस, बनारस स्थान का नाम है, बनारस से बनारसी, ठीक है, बनारसी उसकी यानी विशेषण बन गया इसका, बनारसी क्या हो गया, बनारसी हो गया। ऐसे सर्वनाम से हम कह दें, सर्वनाम से बन जाते हैं सर्वनाम से, जैसे मैं सर्वनाम है तो मुझसा, ठीक है, ये विशेषण बन गया इसका, मैं से मुझसा इसके विशेषण हो जाता है। ऐसे क्रिया से बन जाते हैं, जैसे भूलना क्रिया है, क्रिया से हम बनाएं जैसे भूलना, भूलना क्या है, क्रिया है। अगर भुलक्कड़ कर दें इसको, भुलक्कड़, भुलक्कड़ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाए, विशेषता हो जाएगी। ऐसे अव्यय से है, जैसे अव्यय शब्द को हम देखें, बाहर शब्द है, बाहर से बाहरी, ठीक है, तो ये विशेषणों की रचना भी की जाती है। कई बार पेपर एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, तो विशेषण की रचना किसे, तो जो स्वतंत्र रूप से विशेषण होते हैं, फिर संज्ञा से उपसर्ग या आदि लगा के बनाया जा सकता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, ये विशेषणों की रचना भी की जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही, विशेषण। तो आज आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।